हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है इकोलॉजी। हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एक परिचय। ठीक है, तो टॉपिक है आज का पारिस्थितिकी परिचय। पारिस्थितिकी परिचय, ठीक है। इकोलॉजी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो आज का हम लोगों का टॉपिक है पारिस्थितिकी परिचय। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लें पारिस्थितिकी का अर्थ। पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इकोलॉजी इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ओइकोस और LOGUS लोगस। ओइकोस मतलब होता है हाउस, ओइकोस इक्वल टू है हाउस, लोगस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक वर्ड से हुई है। दो ग्रीक वर्ड से हुई है। नंबर एक है ओइकोस और नंबर दूसरा वर्ड क्या है बेटा? दूसरा है लोगस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगस का मतलब होता है क्या? स्टडी। मतलब कि हाउस की स्टडी, घर का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है या इकोलॉजी कहलाता है। घर का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? घर का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात घर का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है घर का अध्ययन, पारिस्थितिकी या क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि क्या है इसका मतलब? अर्थात जीव और उसके वातावरण, मतलब घर के आसपास क्या रहता है? जीव रहते हैं और उसके वातावरण, अर्थात जीव और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन। ये क्या है? अर्थात जीव और उसके वातावरण का अध्ययन, जीव और उसके वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्या है? पारिस्थितिकी का अर्थ है प्रत्येक भूक्षेत्र की, नेक्स्ट लिख लेंगे कि प्रत्येक भूक्षेत्र की अपनी क्या होती है? अपनी परिस्थितिकी होती है। अपनी परिस्थितिकी या अपनी इकोलॉजी होती है। भौतिक कारक, प्रकृति के भौतिक कारक क्या करते हैं? जीव की उत्पत्ति, संरचना, जीव की उत्पत्ति, संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रकृति के भौतिक कारक जो हैं, जीव की उत्पत्ति, संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और लिख लीजिएगा। इस प्रकार से जीव और प्रकृति के मध्य, इस प्रकार से जीव और प्रकृति के मध्य एक साम्य अवस्था पाई जाती है। एक साम्य अवस्था
साम्यावस्था पाई जाती है। एक साम्यावस्था पाई जाती है। इस प्रकार से जीव और प्रकृति के बीच एक साम्यावस्था पाई जाती है। ठीक है। इसमें प्रकृति में एक लाइन और लिख लेंगे। प्रकृति में क्या है? प्रकृति में प्रकृति में मनुष्य क्या है? मनुष्य प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ है ना? सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति में मनुष्य जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह पारिस्थितिक तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्रकृति में मनुष्य जो है वो क्या है? सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है या सबसे अधिक बुद्धिमान है। इसलिए ये पारिस्थितिक तंत्र को या इकोसिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा क्या है कि पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का अर्थ है कि इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक वर्ड से हुई है। एक है ओइकोस जिसका अर्थ होता है हाउस, दूसरा है लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात घर का अध्ययन। हाउस मतलब क्या है? घर, है ना? हाउस मतलब घर, स्टडी मतलब क्या है? अध्ययन। ठीक है। तो अध्ययन यानी कि घर का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्थात जीव और उसके वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब घर है और उसके चारों ओर का वातावरण, या जीव वहां जो रहते हैं उसके चारों ओर का जो वातावरण है। वातावरण मतलब वहां एयर है, ऑक्सीजन है, वहां टेम्परेचर है, लाइट है ना? और उसके चारों ओर पेड़ पौधे हैं। जो भी वहां की परिस्थितियां हैं वो सब क्या है? वातावरण बनाते हैं। ठीक है ना? तो उसका है प्रत्येक भू क्षेत्र की अपनी अपनी परिस्थिति, अलग अलग भूखंड है, उसकी अलग अलग परिस्थिति है क्योंकि वहां के भौतिक कारक हैं वो क्या करते हैं? जीवों की उत्पत्ति, जीवों की संरचना और उनके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। प्रकृति के मध्य इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीव और प्रकृति के मध्य जो है एक साम्य अवस्था पाई जाती है, एक बैलेंस पाया जाता है। ठीक है। और प्रकृति में मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो क्या करता है? प्रकृति को या पारिस्थितिक तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये क्या है? इसका परिस्थितिकी का अर्थ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है परिस्थितिकी की परिभाषा। परिस्थितिकी की परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन। परिस्थितिकी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों और उनके पर्यावरण, सजीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? परिस्थितिकी कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है ना? परिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है ना? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, परिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसको परिभाषित किया है, जैसे ई-हीकल, ठीक है। इन्होंने बताया कि जीव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन जीव और पर्यावरण के मध्य है संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इन्होंने बताया कि ओइकोलॉजी कहलाता है। ओइकोलॉजी
कहलाता है। इकोलॉजी ओइकोलॉजी कहलाता है। मतलब हीकल ने इकोलॉजी के लिए क्या शब्द यूज किया है? ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी कहा है। अर्थात 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 हीकल ने इकोलॉजी के स्थान पर इकोलॉजी के स्थान पर क्या शब्द का उपयोग किया है? इकोलॉजी के स्थान पर ओइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया है ना, उपयोग किया है। हीकल ने क्या कहा है? इकोलॉजी को ओइकोलॉजी कहा है, ओइकोलॉजी शब्द उपयोग किया है। फिर एक है जे मीवार्ट, एक वैज्ञानिक है जे मीवार्ट जो है इन्होंने हेक्सिकोलॉजी शब्द का उपयोग किया। हेक्सिकोलॉजी, इन्होंने हेक्सिकोलॉजी शब्द का उपयोग किया है, इन्होंने हेक्सिकोलॉजी शब्द का उपयोग किया है। इन्होंने बताया कि जीव और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? हेक्सिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। जे मीवार्ट ने हेक्सिकोलॉजी शब्द का उपयोग किया है इकोलॉजी के लिए और बताया कि जीव और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? हेक्सिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद एक वैज्ञानिक है हीकल, ठीक है, हैकल। तो हैकल, ठीक है, हैकल के अनुसार जो है पर्यावरण के साथ जीव जंतुओं पर्यावरण के साथ जीव जंतुओं पशु पक्षियों एवं वनस्पति के साथ समन्वय होता है, जो समन्वय होता है वनस्पति का जो समन्वय होता है उसको क्या कहते हैं? उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है ना। हेकल ने क्या बताया कि पर्यावरण के साथ जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का जो समन्वय होता है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वैज्ञानिक है ओडम। ठीक है। तो ओडम के अनुसार प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन प्रकृति पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है। ओडम ने क्या कहा है कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इसी तरह से टेलर के अनुसार, ये ओडम के था, नेक्स्ट है टेलर के अनुसार वह विज्ञान जो सभी जीवों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ वह विज्ञान जो सभी जीवों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन कराती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है ना।
पारिस्थितिकी कहलाती है। इसी तरह से एक वैज्ञानिक है हैंडलर के अनुसार, ठीक है, हैंडलर के अनुसार क्या है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। इसने बताया कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण, पारिस्थितिकी जीवों के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन है। ठीक है, हैंडलर के अनुसार पारिस्थितिकी क्या है, जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो इस तरह से ओडम ने क्या बताया, प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। टेलर ने बताया कि सभी जीवों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंधों का, जितने भी उनके इंटररिलेशन है, उनके संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। हैंडलर का कहना क्या है, हैंडलर के अनुसार क्या है कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इकोलॉजी की, जिनको कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक, और नेक्स्ट हेडिंग है पारिस्थितिकी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी। इसमें क्या आपने को देखना है कि जीव और उनके भौतिक पर्यावरण, जीव और उनके भौतिक पर्यावरण, जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य घटित जटिल अंतःक्रियाओं के सभी तथ्यों का अध्ययन, पारिस्थितिकी के उद्देश्य है। ठीक है, जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य घटित जटिल अंतःक्रियाओं के सभी तथ्यों का अध्ययन क्या है, पारिस्थितिकी के उद्देश्य है। ठीक है, यह जो है निम्न है। जैसे है प्राकृतिक संतुलन का अध्ययन करना, इसका प्राकृतिक संतुलन का अध्ययन करना। पहला उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक संतुलन का अध्ययन करना। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण करना, इसका ये भी एक उद्देश्य है। ठीक है, इकोलॉजी पढ़ने का ये भी उद्देश्य है कि क्या करना, प्रदूषण नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना। प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रजातियों का संरक्षण करना। इसी तरह से एक और मानव प्रकृति पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। तो ये इसके क्या है, उद्देश्य है। जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य घटित मतलब होने वाली जटिल अंतःक्रियाओं के सभी तथ्यों का अध्ययन पारिस्थितिकी के उद्देश्य है। पारिस्थितिकी के उद्देश्य निम्न है, प्राकृतिक संतुलन का अध्ययन करना,
प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना, प्राकृतिक प्रजातियों का संरक्षण करना, मानव प्रकृति और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करना। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी के उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग अपन देखते हैं पारिस्थितिकी अध्ययन के लाभ। ठीक है, पारिस्थितिकी अध्ययन के लाभ। पारिस्थितिकी अध्ययन के निम्न लाभ हैं। इसके निम्न लाभ हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन के निम्न लाभ है। नंबर 1 है आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। नंबर 1 है आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। नंबर 2 है जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है इससे। जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है। जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है। तीसरा क्या है, जीवन को सरल एवं सुखमय बनाना। चौथा है संतुलित कृषि में सहायक है ये। नेक्स्ट है संतुलित कृषि में सहायक है। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है। नेक्स्ट क्या है, प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है। तो इकोलॉजी के अध्ययन से क्या लाभ है, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में ये सहायक है। जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है इसके स्टडी से, इसके अध्ययन से। जीवन को सरल एवं सुखमय बनाने में ये सहायक है। संतुलित कृषि में सहायक है, संतुलित कृषि करने में सहायक है, और प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है। तो ये इसके क्या है, अध्ययन के लाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र। पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र। अगली हेडिंग क्या है बेटा, अगली हेडिंग है पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र। स्कोप ऑफ इकोलॉजी, इसको आप इंग्लिश में कहते हो स्कोप ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी का क्या है, क्षेत्र, विषय क्षेत्र जो है वो क्या है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी सभी जीवों के, पारिस्थितिकी क्या है, सभी जीवों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, पारिस्थितिकी सभी जीवों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में विविधता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में विविधता पाई जाती है। जीवों में विविधता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में विविधता पाई जाती है। अर्थात पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है ना, बहुत विस्तृत है, व्यापक है। ठीक है, व्यापक है। विषय क्षेत्र क्या है, काफी व्यापक है। जिसे निम्न उप विभागों में विभाजित किया गया है। जिसे निम्न उप विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1 है प्लांट इकोलॉजी। नंबर 1 क्या है, प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, प्लांट इकोलॉजी पौधों के चारों ओर
चारों ओर के पर्यावरण, चारों ओर के पर्यावरण एवं प्राणियों, पर्यावरण एवं प्राणियों के संबंधों का अध्ययन है प्लांट इकोलॉजी कहलाता है। प्लांट इकोलॉजी कहलाता पौधों के चारों ओर के पर्यावरण एवं प्राणियों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट इकोलॉजी कहलाता है। दूसरा है एनिमल इकोलॉजी। इसी तरह से क्या है? एनिमल इकोलॉजी क्या है कि प्राणियों के चारों ओर के पर्यावरण तथा पौधों के संबंधों का, प्राणियों के चारों ओर के पर्यावरण एवं पौधों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। एनिमल इकोलॉजी क्या है? प्राणियों के चारों ओर के पर्यावरण एवं पौधों से उसके संबंधों का अध्ययन जो है वो एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है SYN, सिन इकोलॉजी, अथवा इसी को कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, सिन इकोलॉजी अथवा कम्युनिटी इकोलॉजी समुदाय परिस्थिति एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीवों एवं पर्यावरण का अध्ययन है। समस्त जीवों और पर्यावरण का अध्ययन क्या है? सिन इकोलॉजी कहलाता है। एक ही स्थान पर पाए जाने वाले क्या है? समस्त जीवों एवं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? सिन इकोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? इकोसिस्टम इकोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी स्थान के जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन। ये क्या है? किसी स्थान के जैविक यानी बायोटिक, जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है ना, कहलाता है। किसी स्थान के जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्थिति क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। किसी निश्चित क्षेत्र पर पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन कहलाती है। और पॉपुलेशन तथा उसके चारों ओर के वातावरण का अध्ययन, पॉपुलेशन एवं उसके
वातावरण एवं उसके वातावरण वातावरण का अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है AUTO और इकोलॉजी। और इकोलॉजी क्या कहलाता है स्वपरिस्थितिकी। इसको हिंदी में कहते हैं स्वपरिस्थितिकी। स्वपरिस्थितिकी एक ही जाति के जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन। एक ही जाति के जीवों एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन। एक ही जाति के जीवों एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन। एक ही जाति के जीवों एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन और इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, कहलाता है। ठीक, पर्यावरण का अध्ययन और इकोलॉजी। एक है प्रोडक्शन इकोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी। ठीक है, प्रोडक्शन इकोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन इकोलॉजी विभिन्न समुदायों के उत्पादन क्षमता, विभिन्न समुदायों की उत्पादन क्षमता तथा जीवों के उत्पादन क्षमता तथा जीवों की उत्पादकता का अध्ययन जीवों की उत्पादकता का अध्ययन क्या है? प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाता है। प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाता है। विभिन्न समुदायों की उत्पादन क्षमता तथा जीवों की उत्पादकता का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि ये क्या है, इसके कुछ स्कोप। नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाएं। पारिस्थितिकी की, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाएं। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है, पारिस्थितिकी, इसमें क्या लिखेंगे? पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच, जिसमें जीवों और उनके वातावरण के मध्य और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन को समझाने में मदद करती है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन को समझाने में मदद करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी की कुछ मूल संकल्पनाएं निम्न है। पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाएं निम्न है ना।
निम्न है। जैसे नंबर 1 है जैविक और अजैविक घटक। नंबर 1 क्या है? जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें क्या क्या है? जैविक घटक, जैसे जैविक जैविक घटक जैसे क्या है? जैविक घटक जैसे जीवित प्राणी, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जीवित जीवित प्राणी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं बेटा? जीवित प्राणी। जीवित प्राणी में क्या है? जैसे पौधे, पौधे आ जाएंगे इसमें, जानवर, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगस, तमाम तरह के है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगस, फंगस एटसेट्रा, ये सब क्या है? जैविक घटक में आएंगे। और अजैविक घटक क्या होंगे? अजैविक अजैविक घटक, अजैविक घटक में क्या होंगे? यहां होंगे जैसे मिट्टी है, मिट्टी, जल, वायु, मिट्टी, जल, वायु, पानी, पानी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तापमान, तापक्रम, तापक्रम एटसेट्रा, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। ठीक है, तो ये जो है क्या है? मूल संकल्पनाओं में पहला क्या है? जैविक और अजैविक घटक। दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा इसका क्या है? पारिस्थितिक एक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? यह जीवित और अजीवित घटकों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान है। यह जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों के बीच, घटकों जैविक और अजैविक घटकों के बीच, ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों, ऊर्जा और पोषक तत्वों, जैविक और अजैविक घटकों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान है, का आदान प्रदान है। ठीक है, आदान प्रदान है। जैसे तालाब, जंगल एवं रेगिस्तान, ठीक है, एवं रेगिस्तान, ये क्या है? पारिस्थितिकी। इसके बाद नेक्स्ट है आवास एवं निवास स्थान। तीसरा है क्या है? आवास एवं निवास स्थान, आवास एवं निवास स्थान, हैबिटेट एंड निक। इसको अंग्रेजी में हैबिटेट एंड निक है ना, ये हैबिटेट एंड निक। नेक्स्ट है आवास। क्या है? हैबिटेट क्या है बेटा? आवास किसको कहते हैं? आवास कहते हैं वह स्थान जहां कोई जीव रहता है, वह स्थान जहां कोई जीव रहता है ना, जहां कोई जीव रहता है, उसको क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। और निक क्या है? निवास स्थान क्या है? निवास स्थान क्या है? निवास स्थान किसको कहते हैं बेटा? किसी जीव की उसके पर्यावरण में एक भूमिका है ना, किसी जीव की उसके पर्यावरण में, किसी जीव की उसके पर्यावरण में एक भूमिका मतलब भूमिका अथवा इसी को कार्य, पर्यावरण में उसका जो कार्य है उसको क्या कहते हैं? निक कहते हैं। निक मतलब वो जहां रहता है या जहां वो कार्य करता है, जहां पे वो कार्य करता है उसको कहते हैं क्या? उसका निवास स्थान कहलाता है। ठीक है ना। आवास क्या है? जहां वो रहता है, और जहां वो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? निक कहते हैं। निक, ठीक है ना। निक मतलब क्या है? कि उसके कार्य करने की भूमिका, जो कार्य करने का क्षेत्र जहां पे वो कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला नंबर है उत्पादकता, उत्पादक डी, उत्पादक, उपभोक्ता,
उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, अपघटक, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक, अपघटक। उत्पादक क्या है? प्रोड्यूसर। उपभोक्ता क्या है? कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। अपघटक को क्या कहते हैं बेटा? डिकम्पोजर, है ना, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पहले देख लीजिए उत्पादक क्या है? पहले नंबर पे क्या है? उत्पादक क्या होते हैं? ये हरे पौधे और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा क्या है बेटा? उपभोक्ता। दूसरे क्या है? उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता कहते हैं वह जीव जो अन्य जीवों पर क्या रहते हैं? भोजन के लिए निर्भर होते हैं। वह जीव जो अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे क्या है इसमें? हर्बीवोर्स, दूसरे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, है ना, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स क्या है? ये उपभोक्ता है। इसके बाद तीसरे क्या है बेटा? ये डिकम्पोजर्स हैं। थर्ड क्या है? डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स हैं। अब घटक हैं। अब घटक क्या होते हैं? यह वह जीव जो मृत जीवों को अपघटित करते हैं। वह जीव जो मृत जीवों को डिकम्पोज करते हैं या अपघटित करते हैं क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इनको अपघटक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स जो हैं या अपघटक क्या है? वह जीव जो मृत जीवों को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं, उनको अपघटक कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे अपन क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, है ना, फंजाई एटसेट्रा। ये सब क्या है बेटा? ये है अपघटक, ठीक है। तो ये क्या हो गए? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चौथा नंबर। पांचवा है फूड चेन। नेक्स्ट है फूड चेन। अगला नंबर क्या है? फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला। अगला हेडिंग क्या है? फूड चेन या भोजन श्रृंखला। फूड चेन क्या है? यह ऊर्जा प्रवाह है। ये जो है ऊर्जा प्रवाह है, एक जीव से दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? यह ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है ना, ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। ये क्या है? भोजन श्रृंखला क्या है? ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल है कि घास है। घास मतलब हरे पेड़ पौधे जो हैं, यह घास है, ये क्या है? प्रोड्यूसर है। और फिर इसमें क्या है कि हिरण है, ठीक है, इसमें हिरण है और हिरण के उसमें क्या है? हिरण को कौन उपभोग करता है? बाघ है ना, बाघ। तो ये क्या है कि ये क्या है? फूड चेन है, मतलब प्रोड्यूसर है। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। और ये क्या है? हर्बीवोर है। और ये क्या है? कार्निवोर है। तो ये क्या है? भोजन श्रृंखला है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है? यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश की जो एनर्जी है, पौधे भोजन बनाते हैं और फिर उनसे कौन प्राप्त करता है भोजन? हिरण प्राप्त करता है। और हिरण को बाघ खा लेता है, तो बाघ में वो एनर्जी चली जाती है। तो इस तरह से ये क्या है? ऊर्जा का प्रवाह है, ठीक है ना, फूड चेन। इसके प्रत्येक स्तर को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। मतलब घास
एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, हिरण दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया और बाघ तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो इसके प्रत्येक स्तर को नेक्स्ट आप यहीं पे चाहे तो लिख लें कि इसके प्रत्येक स्तर को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसके प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है? फूड चेन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट नंबर है कि क्या है? एनर्जी फ्लो। यह सौर ऊर्जा से शुरू होकर एक तरफा मतलब एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल। एक तरफा मतलब क्या बेटा? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक दिशीय। ठीक है, एक तरफा और क्रमिक रूप से होता है। एक तरफा और क्रमिक रूप से होता है। एक तरफा और क्रमिक रूप से होता है। यह केवल 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। केवल 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। क्रमिक रूप से होता है और केवल 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड। नेक्स्ट क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड्स जो है वो जीवों की जीवों का भार और ऊर्जा जीवों की संख्या, जीव भार की कह लीजिए, इसको कहते हैं जीव भार। जीवों की संख्या, जीव भार और ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। जैसे संख्या का पिरामिड, जैसे क्या है? संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, और ऊर्जा का पिरामिड जो है वो क्या है? ये सब इकोलॉजिकल पिरामिड है। इसके बाद एक है इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन है ना। जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन जो है वो क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस है। इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये कुछ इसके क्या हो गए हैं? ये हैं कुछ इसकी मूल संकल्पनाएं जो कि इकोलॉजी में ये सब पढ़ी जाती हैं। तो नेक्स्ट है पारिस्थितिकी सिद्धांत। अगली हेडिंग क्या है बेटा? पारिस्थितिकी सिद्धांत। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है ना। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक, पारिस्थितिकी के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं। पारिस्थितिकी के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी जीवों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।
पारिस्थितिकी के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी जीवों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत निम्नानुसार है। यह सिद्धांत निम्नानुसार है। यह सिद्धांत निम्नानुसार है। जैसे नंबर 1 है को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, है ना, सह अस्तित्व। को एग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व। ठीक है, सह अस्तित्व क्या है कि विभिन्न जीव एक ही पर्यावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संसाधनों को साझा करते हैं। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि विभिन्न जीव एक ही पर्यावरण में रहते हैं, एक ही पर्यावरण में रहते, विभिन्न जीव एक ही पर्यावरण में रहते हैं, एक ही पर्यावरण में विभिन्न जीव एक ही पर्यावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संसाधनों को साझा करते हैं। एक दूसरे के साथ संसाधनों को क्या करते हैं? साझा करते हैं। विभिन्न जीव एक ही पर्यावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संसाधनों को साझा करते हैं। उसे क्या कहते हैं? को एग्जिस्टेंस, साथ रहना। ठीक है। दूसरा है ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या है? ऊर्जा का प्रवाह क्या है? सौर ऊर्जा से प्रारंभ होकर भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होती है। यह सौर ऊर्जा से प्रारंभ होकर और भोजन श्रृंखला में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा से प्रारंभ होती है और भोजन श्रृंखला के द्वारा जो है वो आगे की ओर बढ़ती है, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सिद्धांत इसका क्या है? नेक्स्ट है पोषण चक्र। पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल, N2 साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, N2 साइकिल, कार्बन साइकिल, और फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल जैविक और अजैविक घटकों के बीच चलती हैं। साइकिल जैविक और अजैविक घटकों के बीच चलती हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच चलती हैं। जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये कहाँ चलती है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच चलती हैं। तो अगला सिद्धांत क्या है? पोषण चक्र वाला। फिर नेक्स्ट है अनुकूलन, एडॉप्टेशन जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा? अनुकूलन, है ना, अनुकूलन यानी कि क्या? एडॉप्टेशन, अनुकूलन क्या है कि सभी जीव पर्यावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं? सभी जीव क्या है? सभी जीव पर्यावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूल हो जाते हैं। सभी जीव पर्यावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं। उनके अनुसार जैसा पर्यावरण रहता है वैसे ही क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं, जिसमें उनका अस्तित्व संभव है, जिसमें उनका अस्तित्व संभव है। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है। इसके बाद एक नेक्स्ट सिद्धांत है परस्पर निर्भरता। नेक्स्ट है
परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस है ना, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता क्या है? जीव और उनके पर्यावरण, पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता होती है, परस्पर निर्भरता होती है। जीव और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता होती है। काहे के लिए होती है बेटा? जैसे O2 के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, है ना, पानी के लिए एटसेट्रा। ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। ये जीव जो है उन अपने पर्यावरण को से वो लेते हैं और कुछ चीजें वो देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि इसका ये सिद्धांत। एक और है इसका सिद्धांत, परिस्थितिकी संतुलन, ठीक है, संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है कि यह जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है, जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन। अगला नंबर है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, है ना, नेचुरल सिलेक्शन। अगला नंबर क्या है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं, मतलब अनुकूलित कर लेते हैं। ढाल लेते हैं मतलब अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। वह प्रकृति में जीवित रहते हैं, वह प्रकृति में जीवित रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये कुछ 5-6 मैंने आपको परिस्थितिकी सिद्धांत बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है, जिससे कि अन्य छात्रों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद।